Recording in progress. नमस्ते और शुभ स्वागत है सभी चिकित्सकों को हमारे आज के सर्टिफिकेट कोर्स में। यह एक महत्वपूर्ण ये एक और नए दृष्टिकोण से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त करने का। हमारे कार्यक्रम की जानकारी इस स्लाइड में दी गई है। हम मैनकाइंड में जीवन की सेवा के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। मुझे आपके साथ साझा करते हुए गर्व है कि मैनकाइंड ने वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। 21 विश्व स्तरीय यूएसएफडीए और डब्ल्यूएचओ सीजीएमपी अनुसरण करने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। हम पहली भारतीय कंपनी हैं जिन्होंने इनोवेटर के बाद डाइडर्जेस्ट्रॉन किया है। 34 से अधिक देशों और 6 महाद्वीपों में कार्यालय, 600 से अधिक वैज्ञानिकों की मजबूत R&D टीम और 5 से ज्यादा नए डिस्कवरी प्रोजेक्ट। हम भारत में नंबर 1 बाई प्रिस्क्रिप्शन है। मूल्य के आधार पर भारत में चौथी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी। आप सभी को हमारे स्वास्थ्य मंच पर पुनः स्वागत है। आज हमारे सामने है एक विशेषज्ञ जो स्वास्थ्य के बारे में रोचक जानकारी साझा करेंगे। डॉक्टर पंकज अग्रवाल एक उच्च एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और हार्मोन केयर एंड रिसर्च सेंटर गाजियाबाद में सलाहकार हैं। उन्होंने मेडिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी शुरू किया है, जहां वह हिंदी में स्वास्थ्य सिद्धांतों को समझाते हैं। डॉक्टर पंकज ने थायराइड ग्रंथ लिखा है, जर्नल ऑफ मेडिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी के मुख्य संपादक हैं। उन्होंने ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज डायरेक्ट किए हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और थायराइड। डॉक्टर पंकज के लेखनों ने 26 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशन प्राप्त किया है और उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय और 5 राष्ट्रीय अनुसंधानों में मुख्य शोधकर्ता की भूमिका निभाई है। आप सभी को डॉक्टर पंकज के साथ जुड़कर थायराइड स्वास्थ्य के बारे में और भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारा यह सर्टिफिकेट कोर्स यह अंतिम मॉड्यूल है। धन्यवाद। हाँ गरिमा जी, आरंभ करें। यस सर। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर साथ थायराइड सर्टिफिकेट कोर्स में मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म को लेकर यह अंतिम मॉड्यूल है। पिछले मॉड्यूल तक हम लोगों ने ये चर्चा की कि हाइपोथायराइडिज्म को कैसे डायग्नोज करें और कैसे मैनेज करें। अब हल्का हल्का तो सब हो गया है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम फंसते हैं, जहां पे कुछ हमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, जहां कुछ ज्यादा समझ की आवश्यकता होती है। तो आइए ऐसी कड़ियों को हम लोग आज जोड़ने का प्रयास करते हैं जिनमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, थोड़ा और बारीकियां हैं। आइए आरंभ करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म डिफिकल्ट मेडिकल सिचुएशन। अब ये ध्यान रखना है, डिफिकल्टी की बात तभी मजेदार हो पाएगी जब जो सरल हलवा केसेस है उन हलवा केसेस को हम लोग ठीक प्रकार से मैनेज कर लें। वहां अटक गए तो फिर यहाँ का काम मुश्किल है। सबसे पहले तो वो सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं, जिसके लिए हमने पिछली बार कहा था यदि आपको इसका अनुभव नहीं है तो आपको इसमें हाथ नहीं लगाना। जानना है, समझना है, अनुभव प्राप्त करना है और उसके बाद इसको ट्रीटमेंट पे हाथ लगाना। तो क्या होती है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म या सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म, अर्थात पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस से होने वाली, अर्थात जहां टीएसएच का सिक्रीशन गड़बड़ होगा। तो एक यह केस है हमारे पास जिसमें सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का केस, जिसको हमने 100 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन आरंभ किया और जब हमने 40 दिन के बाद, क्योंकि हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि टीएसएच की जांच हमको 40-45 दिन के बाद ही करानी थी, क्योंकि इतना समय लगता है टीएसएच को स्टेबलाइज होने में। तो जब हम 40 दिन के बाद देखते हैं तो इसका टीएसएच 0.01 मिलता है। प्रश्न यह है कि हमें इसमें टीएसएच का टारगेट क्या रखना है।
0.5 से कम, 0.5 से 5 के मध्य, 5 से ऊपर, या इनमें से कोई नहीं। आप अपने उत्तर चैट बॉक्स में टाइप करिए और गरिमा जी हमको बताएंगे कि आप इनमें किस पर उंगली रख रहे हैं। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं। हमें एक टारगेट मालूम होना चाहिए कि हमें अपने पेशेंट को किस लक्ष्य तक ले जाना है, TSH को कहाँ तक ले जाना है। गरिमा जी देखिए और यस, बताइए कि क्या क्या यस सर, उत्तर आ रहे हैं। बी, बी आंसर, बी। बी, 0.5 से 5। यस सर। देखिए कुछ और भी आने शुरू हुए या सभी लोग बी के ऊपर? अभी और कोई है उत्तर या सब बी वाले हैं? सर बी आंसर है, बी। बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने कहा था कि सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच की एबनॉर्मलिटी है, और टीएसएच की एबनॉर्मलिटी में हम टीएसएच को मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो चीज अब नॉर्मल है, जो सिक्रीट नहीं हो रही, जो डिफेक्टिव है, हम उससे मॉनिटर करेंगे तो केस कैसे होगा। इसीलिए अब शायद आप समझ रहे होंगे इस बात की बारीकी कि मैंने क्यों कहा सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में हर व्यक्ति उसमें हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि यहाँ पे टीएसएच का सिक्रीशन एबनॉर्मल है, वो प्रॉपरली हमारे ट्रीटमेंट से और मॉडिफाई नहीं होगा। ऐसे में हमें डायग्नोसिस की बात की थी हम लोगों ने, T4 बेस्ड डायग्नोसिस होगी तो T4 बेस्ड ही मैनेजमेंट भी होगा। हमें डायग्नोसिस के लिए T4 की आवश्यकता होगी, और जब हम इस केस में T4 को लेके चलते हैं, देखिए पहले हमने देखा 4 to 12 अगर T4 की नॉर्मल रेंज है, इसका T4 3 था। हमने 100 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन दी, अब इनका T4 6 है। अब यहाँ पे फिर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं कि टारगेट T4 क्या करना है। तो टीएसएच बेस्ड थेरेपी हमें गच्चा दे देगी यदि हम सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का केस है तो। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में हमें T4 से मॉनिटर करना है। अब T4 का हमारा टारगेट क्या हो? नॉर्मल है 4 to 12, 4 to 12 में 4 to 8 रखें, 8 to 12 रखें, या 12 से ऊपर रखें, या नन ऑफ द अबव। अब बताइए गर्मा जी लोग क्या कहते हैं यस सर, कि चेकिंग। T4 बेस्ड थेरेपी अगर हमें देनी है तो हमें टारगेट मालूम होना चाहिए कि हमें यहाँ क्या रखना है। जी सर नन ऑफ द अबव, डी। नन देव गुरु फंस गए। चलिए, जब भैया अगर टीएसएच से भी नहीं करेंगे, T4 भी नहीं से भी नहीं करेंगे, तो क्या वजन देख करेंगे? जब T4 एबनॉर्मल है तो T4 से ही डायग्नोसिस बनानी है और T4 से ही मॉनिटर करना है, और T4 को हमें अपर हाफ ऑफ द नॉर्मल रेंज में मेंटेन करना है। फिर कह रहा हूं इसीलिए सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म का मैनेजमेंट नहीं करना, क्योंकि बच्चा है यहाँ पे, यह केस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनमें कुछ और चीजें देखनी होती है जो हम प्राइमरी में नहीं देखते। तो दो जगह फंस चुके हैं, याद रखिएगा। तो हमें T4 को अपर हाफ ऑफ द नॉर्मल में मेंटेन करना है। अब T4 का सैंपलिंग कब होना चाहिए? टीएसएच के विषय में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टीएसएच देखने में कोई अंतर नहीं पड़ता, सुबह दोपहर शाम रात का भी अंतर नहीं पड़ता, खाना खाने के बाद कर रहे हैं या खाना खाने के पहले कर रहे हैं इसका भी अंतर नहीं पड़ता, और दवा खा चुके हैं या दवा नहीं खाई है इसका भी अंतर नहीं पड़ता। लेकिन T4 को देखना है तो क्या हम कब करें? कभी भी कर लें, सुबह करें, सुबह खाली पेट करें, या सुबह खाली पेट थायरोक्सिन की गोली खाने के पहले करें। ABCD बताइए गर्मा जी लोग क्या कहते हैं? नना उदय को नहीं है यहाँ पे ऑल्टरनेटिव। सर ए, ए। ए अनरिलेटेड टू टाइम एंड डे। तीसरा गच्चा, इसीलिए हमको सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करना है। कुछ चीजें छोड़ दो, हर चीज में हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हम जो टैबलेट खा रहे हैं वो क्या है? टैबलेट T4 है। जब टैबलेट जाएगी अंदर से एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेगी, तो 2-3 घंटे तक T4 के लेवल बढ़ जाते हैं। तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब आपके पास रिपोर्ट आती है उसमें T4 बहुत बढ़ा हुआ होता है और समझ नहीं आता है कि इसमें
ये ऐसा T4 बढ़ा हुआ क्यों है? ये सिर्फ नॉर्मल है, प्राइमरी हाइपोथायरायडिज्म का केस है, T4 बढ़ा हुआ क्यों है? क्योंकि पेशेंट ने दवा खाई, दवा खा के जांच कराने पहुंच गया। इसीलिए T4 की जांच अगर करनी हो तो हम दवा खाने के पहले ब्लड लेंगे। अब दूसरी चीज, फास्टिंग की क्यों जरूरत है? क्योंकि T4 प्लाज्मा के प्रोटीन से बाइंड करता है। भोजन के बाद कुछ देर तक प्रोटीन कंसंट्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है, वह भी T4 कंसंट्रेशन को प्रभावित करती है। तो इसलिए सुबह खाली पेट दवा खाने के पहले जब हम T4 की जांच करेंगे, तब उसके आधार पर हम ट्रीटमेंट को और डोजेस को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, डोजेस को टाइट्रेट कर सकते हैं। तो फिर से मैं पिछली बार भी हाथ जोड़े थे, आज भी हाथ जोड़ रहा हूं, कृपया सेंट्रल हाइपोथायरायडिज्म को ट्रीट करने पे हाथ मत लगाइए, वरना गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा भाई? आप तो डराते चले जा रहे हो, आप सेशन लेने बैठे हो और बजाय हमको बताने के कह रहे हो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा है? बताइए। अगर हमने इस पेशेंट को थायरोक्सिन शुरू कर दी, आप भी थायरोक्सिन देंगे, हम भी थायरोक्सिन दे रहे हैं, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? क्या हो सकता है बताएं आप? गैस्ट्राइटिस, हेडेक, सिंकोपीज, एंजाइना, ABCD आंसर दीजिए कि ये केस है सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म का, सेंट्रल हाइपोथायरायडिज्म का। क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसको? गरिमा जी क्या कहते हैं लोग इस यस पेशेंट को? एक्चुअली। हम लोगों ने अगर सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म के केस को ट्रीट करना शुरू तो किया बी। तो बी। बी, बी यस। फॉर हेडेक, बी यस। फॉर हेडेक। ये पेशेंट सिंकोपी में जा सकता है, इस पेशेंट की डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि पिछली बार बात हुई थी, छोटी सी पिट्यूटरी है मटर के दाने के बराबर, और उस छोटी सी पिट्यूटरी में अगर हमारा TSH प्रोड्यूसिंग सेल गड़बड़ है, तो ACTH प्रोड्यूसिंग सेल्स भी गड़बड़ हो सकती है, उसके बगल में रखी होती है। तो अगर हमारी TSH प्रोड्यूसिंग सेल्स खराब है, ACTH प्रोड्यूसिंग सेल्स खराब है, तो थायरोक्सिन के साथ साथ कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा, और कॉर्टिसोल नहीं बनेगा, पेशेंट चल फिर रहा है। ठीक है, क्यों चल फिर रहा है? क्योंकि थायराइड हार्मोन कॉर्टिसोल की मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार है। अगर थायराइड हार्मोन कम है तो कॉर्टिसोल की मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगी। कॉर्टिसोल मेटाबोलाइज नहीं होगा तो कम बन रहा है, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, काम चल रहा है। जैसे ही थायरोक्सिन दी, वैसे ही हमारे कॉर्टिसोल की मेटाबॉलिज्म बढ़ गई। तो जो पहले काम चल जा रहा था वो अब नहीं चलेगा, और पेशेंट में एडिसोनियन क्राइसिस क्लियर अप हो जाएगी। तो इसलिए हमें सेंट्रल हाइपोथायरायडिज्म में यह ध्यान रखना है कि हमारा ट्रीटमेंट पेशेंट को ठीक करने की बजाय और ज्यादा हानि पहुंचा सकता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसको डायग्नोज करने में भी, इसको ट्रीट करने में भी, इसमें टारगेट थेरेपी भी, और इसमें कॉम्प्लिकेशन से सब चीजें अलग हैं। अगर हमें एड्रिनल क्राइसिस रोकनी हो तो हम क्या करें? सोचिए, एड्रिनल क्राइसिस रोकनी है तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि इस पेशेंट को थायरोक्सिन देने से पहले हमें देखना होगा सही साथ में कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी है तो पहले कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी ठीक करो, क्योंकि वो जानलेवा हो सकती है। थायरोक्सिन थेरेपी से अगर नहीं दी तो जान नहीं जाएगी, लेकिन कॉर्टिसोल थेरेपी नहीं दी तो वो जान जा सकती है। इसलिए कृपया सेकेंडरी हाइपोथायरायडिज्म में बिना अनुभव के उसको ट्रीट करने से मत लगिए। एक दूसरी सेंसिटिव सिचुएशन और बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन, कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म, चाइल्डहुड हाइपोथायरायडिज्म। एक तो सबसे बड़ा पहलू इसका क्या है कि हम पहचाने कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसको उसको कंजेनाइटल हाइपोथायरायडिज्म। अब अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर बच्चा ऐसे ही पैदा होगा तब हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम 95% मिस कर देंगे केसेस को। क्योंकि फ्रैंक थ्रेटिन ये अलग है, लेकिन हमारे अधिकांश बच्चे फ्रैंक थ्रेटिनिज्म में पैदा नहीं होते, उनको हाइपोथायरायडिज्म होती है। वो हाइपोथायरायडिज्म वो हमें उस वक्त नहीं मालूम पड़ेगी, वो इस वक्त जाके मालूम पड़ेगी किसी और रूप में। तो जन्म के समय हाइपोथायरायडिज्म, आप ये जानते हैं कि थायराइड हार्मोन स्क्रीनिंग जो न्यूबॉर्न का स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है, उसमें एक यह भी प्रोटोकॉल है कि हाइपोथायरायडिज्म के लिए स्क्रीन किया जाए, क्योंकि वो
छोड़ देना हमारे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो पहली चीज तो स्क्रीन करना है। हर बच्चे को तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं, क्षमताएं हैं हर पेशेंट की। आइडियली होना चाहिए हर एक में, लेकिन हर एक को नहीं कर पाते। कम से कम जिन बच्चों जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन माओ से जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिनको कोई थायराइड एब्नॉर्मलिटी है, जो थायरोक्सिन या एंटी थायराइड दे रही है, कम से कम उनको तो टेस्ट कर लें। तो इन बच्चों की स्क्रीनिंग अवश्य होनी चाहिए। और यदि स्क्रीनिंग हुई और उसमें कुछ निकला, जैसे TSH50, T4 3 दोनों बहुत कम है, तो अगर ये निकला, अब हमें ट्रीटमेंट देना है। ट्रीटमेंट देने में कई बार हम कहते हैं कि अच्छा थोड़ी दिन देख लो। अरे ना बाबा ना, देखना नहीं है, ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए हम किसके बिना पे ट्रीट करें? बच्चे को T4 के लेवल के अनुसार ट्रीट करें, TSH के लेवल के अनुसार ट्रीट करें, या बच्चे का वेट है, वेट के अनुसार ट्रीट करें? क्या कहते हैं? ABC। इस बच्चे को ट्रीटमेंट देने के लिए इसकी डोज हम कैसे डिसाइड करेंगे? टाइप करिए ABC। गर्मा जी बताएंगी कि आपके यस, सी सी आंसर आया है। सी फॉर वेट। सी ऑन द बेसिस ऑफ TSH। अच्छा, बी ऑन द सी बेसिस ऑफ TSH। सॉरी, सी ऑन द बेसिस ऑफ वेट, सॉरी सर, सी। अच्छा, तो हम लोगों ने तो पिछली बार बात की थी वजन पे अगर हमको हाइपोथायराइडिज्म का इलाज करना है तो क्या आवश्यकता है हमें थायराइड फंक्शन कराने की। तो आप ठीक कह रहे हैं या अपना आंसर कुछ मॉडिफाई करेंगे? देखिए अभी भी सी आ रहा है या कुछ ए और बी पे शिफ्ट हुए लोग? सर ए आया, एक आंसर ए। फंस गए। वाइवा में यही तो बदमाशी करते हैं। आप अच्छे खासे सही बता रहे हैं और हमने आपको बरगला दिया। तो बच्चे में जब हम दे रहे हैं तो न्यू बॉर्न में थायरॉक्सिन की आवश्यकता वो बहुत ज्यादा है, दो कारणों से। पहला फिजिकल ग्रोथ, दूसरा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बच्चे में, अच्छा अभी इसकी पिट्यूटरी स्टेबल नहीं है। पिट्यूटरी की जो हाइपोथर्मिक पिट्यूटरी, हाइपोथर्मो पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस है, HPT एक्सिस, वो अभी स्टेबल नहीं हुई है। तो इसके कारण से T4 और TSH दोनों ही बड़ा वेरिएबल रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम इनके बेसिस पे कई बार हम दशा खा जाते हैं। तो बच्चे में हम जब आरंभ करना है तो हम उसके वजन के अनुसार यह कार्य करते हैं कि कितना वजन है, और उसके अनुसार हम डोज कैलकुलेट करके दें। हम लोगों ने बात की थी पिछली बार कि एथायरियोटिक, ऐसे लोगों को जिनकी थायराइड पूरी या तो हमने रिमूव कर दी है थायरेक्टमी, प्रोटोथायरेक्टमी से, या हमने डिस्ट्रॉय कर दी है रेडियोआइडिन देके, या कन्वेंशनल एब्सेंस है उनकी, या नॉन फंक्शनिंग हो गई है किसी वजह से। तो जो एथायरियोटिक जो पर्सन है, उनमें हम 1.6 टू 1.8 माइक्रोग्राम पर केजी के हिसाब से स्टार्टिंग डोज है। ऐसे नहीं जीवन भर वो ही चलती रहे। तो यहाँ पे हम बच्चे में क्या देंगे? 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी से कम देंगे, 1.6 ही देंगे, 1.8 देंगे, या 1.8 माइक्रोग्राम पर केजी से ज्यादा देंगे? यहाँ पे आप क्या कहते हैं? ABCD। बच्चे को ट्रीट करना है तो हम उसको डोज कितनी दें? जी तो गर्मा जी, ऑप्शन देखिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सबसे नीचे वाला। यस सर। चलिए, धन्यवाद। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये देखिए जो हम आंसर सोच रहे हैं उसका 5 से 10 गुना बच्चे में थायरोक्सिन की डोज एडल्ट की तुलना में 5 से 10 गुनी होती है, और हमें इतनी देनी है। और अगर यदि हम नहीं देते तो हम न्यू बॉर्न में एक परमानेंट जस्टिस छोड़ सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि बच्चे में डोज बहुत प्रॉपरली दी जाए। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, यह तो आप समझ ही सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बात कर ली कि यदि नहीं देंगे तो इसमें फिजिकल और मेंटल दोनों एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं, डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। और यह केवल ऐसा नहीं कि बहुत समय तक
नंबर है। अगर हम एक सप्ताह, या अच्छी तरह से सिद्ध किया जा चुका है कि एक सप्ताह का डिलीवरी अगर हम करते हैं, अच्छा एक बार और थोड़ा बच्चा स्टेबल हो जाए, अगली बार जब दिखाने आओगे तब टेस्ट करा लेंगे, एक बार कंफर्म करके तब करेंगे। एक सप्ताह, 15 दिन, एक महीना जो हम ऐसे ही टाल देते हैं, ये परमानेंट मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो आज डायग्नोसिस हुई, आज अभी इसी समय से थायरोक्सिन हमें आरंभ करनी है। अगर डाउट भी है तो आपने थायरोक्सिन दे दी, उससे हानि कम है बनिस्बत की आपने छोड़ दिया, या आपने कहा अच्छा तुम्हें हम स्पेशलिस्ट को रेफर कर रहे हैं और 15 दिन बाद का टाइम मिला, 15 दिन बाद दिखा लेना। नहीं, जो भी डिले कर रहे हैं वो बच्चे का नुकसान हो रहा है परमानेंट। इसलिए ऐसे केसेस में हमें डिले नहीं करना। इसीलिए मैं कहूंगा यह भी केस है, फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जानिए, समझिए, हाथ मत लगाइए। ऐसे केस को तुरंत इसको रेफर करिए, और यह कह के कि आज से कल के बीच में दिखाना है और ट्रीटमेंट शुरू कराना है। इतना आवश्यक है न्यूबॉर्न में हाइपोथायरॉयडिज्म। अब यही बच्चा अगर 5 वर्ष का हो गया और 5 वर्ष के बाद हमको मालूम पड़ा, ये बच्चा नहीं, ये दूसरा बच्चा है, एक छोटा बच्चा हमारे पास आया किसी भी वजह से, जैसे उसने कहा मेरी लंबाई नहीं बढ़ रही, हमने टेस्ट करा लिया और उसमें देखा CSH माइल्डली बढ़ा हुआ, C4 हमारा लोएस्ट लिमिट पे। क्या कहते हैं इनको, इस स्थिति को, डायग्नोसिस को, सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। 5 साल का बच्चा सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ आया, जिसमें T4 नॉर्मल है और TSH माइल्डली एलिवेटेड है 5 से 10 के बीच में। अब हमें क्या करना है, अब इसका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुका है। 2 साल में, लगभग 1 साल में काफी कुछ, 2 साल में करीब लगभग पूरा न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। तो 2 साल के बाद अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगी तो उसकी मेंटल रिटार्डेशन उसको नहीं होगा। फिजिकल ग्रोथ रिटार्डेशन अभी भी, जब तक वो ग्रो कर रहा है वो रह सकता है। अब इसको सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है, हम क्या करें, हम उसको ट्रीटमेंट आरंभ कर दें या उसकी ग्रोथ वेलोसिटी मॉनिटर करें। ग्रोथ वेलोसिटी कोई ऐसा तो है नहीं बच्चा 15 दिन के अंदर बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ वेलोसिटी मॉनिटर करने के लिए हमें मिनिमम 3 महीना, उसमें भी बहुत अच्छा नहीं हो पाता, 6 महीना देना पड़ता है। तो हम 6 महीने तक मॉनिटर करें या इसको ट्रीटमेंट आरंभ करें। आरंभ करें तो कितना करें बताइए, A, B, C या D? गरिमा जी। यस सर, वन। तो सी आंसर और सी, डी। कैलकाटा, दो आंसर्स हैं सर, सी डी। C और D। चलिए, तो एक सर तो एक बात ए ये आंसर, आएगी, सर अभी आंसर ए भी आया है, ये ऑप्शन भी ए। आया है, वेरी गुड। तो फिर वही वाली बात, जैसे न्यूबॉर्न में हमने बात की कि जो डिले करेंगे वो मेंटल डेफिसिट छोड़ देगा, बच्चे में भी जो डिले करेंगे वो उसकी फिजिकल डेफिसिट छोड़ देगा। तो अभी ग्रोइंग एज में हम इसमें वेट एंड वॉच की थेरेपी ना अपनाएं। हाइपोथायरॉयडिज्म में माइनर डिग्री का है, सब क्लिनिकल है, लेकिन बच्चे के लिए ये सिग्निफिकेंट है। तो हमें उसको स्मॉल डोज से आरंभ करके उसमें जो पोटेंशियल है उसको प्राप्त करने में हमें सहायता करनी चाहिए। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में थोड़ी सी आवश्यकता, थोड़ा सा हमने दे दिया, तो इसमें हम डिले ना करें क्योंकि वह डेफिसिट हमारा रह जाएगा। यही इसी की बजाय अगर हमारे पास 15 साल का बच्चा आया डिलेड प्यूबर्टी के लिए, प्यूबर्टी टाइम से नहीं हो रही, अभी तक उसके कोई सेक्सुअल फीचर डेवलप नहीं हुए, अब हमें क्या करना है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, हम उसका थेरेपी शुरू कर दें या ना करें, कोई लाभ होगा या नहीं होगा। क्या आपका कहना है, इस बच्चे को थायरॉक्सिन देने का कुछ लाभ होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो हम दें तो कितनी दें? हाँ गरिमा जी, क्या कहती पब्लिक? यस सर, 1 मिनट। सर ए आंसर आया है। यहाँ पर भी बात वही है, कुछ शरीर का ऐसा, ये महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं न्यूबॉर्न, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों, चाइल्डहुड, फिजिकल डेवलपमेंट,
एडोलेसेंस, प्यूबर्टल का डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट प्रभावित होगा। यह हाई मेटाबॉलिक स्टेट है, इनमें हमें नहीं छोड़ना। इनमें थायरोक्सिन की कमी रहने से हम कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर छोड़ेंगे। तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म है, कृपया इन इंक्रीज मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट वाले इन पीरियड को ऐसे ही मत जाने दीजिए, इसमें थायरोक्सिन आरंभ कर दें। तो हमने अभी क्या समझा कि जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का पीरियड है उसमें हमें थायरोक्सिन देनी है। ना देने से हमें कोई लाभ नहीं मिलना, और देने से हमारी कोई हानि नहीं होनी, कुछ ना कुछ हमें जो भी है वो बेनिफिट ही मिलेगा। तो इन स्थितियों को हम ऐसे ही ना जाने दें। तो ये थी हमारी कुछ वो परिस्थितियां, एक सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट सीरियस कंडीशन है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है जो चाइल्डहुड हाइपोथायरॉयडिज्म की, नियोनेटल या चाइल्डहुड। किसी तरह का कोई प्रश्न हो अगर गरिमा जी चैट बॉक्स में, तो आप देखें, फिर उसको Yes, डिस्कस करते हैं। there is one question. जी, Up to which age in kids thyroxine is given according to weight? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। वेट का काम हमको सिर्फ पहली बार के लिए ही करना है, बाद में नहीं करना है। पहली बार, क्योंकि आज बच्चा हमारे पास आया 5 दिन पहले पैदा हुआ था, उसकी हमने न्यूनेटल स्क्रीनिंग तीसरे दिन कराई, उसकी रिपोर्ट आज आई, हमने देखा उसको हाइपोथायरॉयडिज्म है। फीचर हमें कुछ दिखाई नहीं देंगे, कुछ समझ नहीं आएंगे जब तक फ्रैंक रिटन ना हो। अब इस बच्चे को हमने वेट देखा और उसकी थायरोक्सिन शुरू कर, 3 किलो वजन है। हमने मिनिमम 10 जो 10 किलोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमने उसको आरंभ किया। तो हमें देना ही देना है अभी तो। बिल्कुल ये वाली स्टेज है तो हम 15 से भी करना बेहतर समझेंगे, बिल्कुल न्यू बॉर्न में। तो 15 × 3 45, तो 50 माइक्रोग्राम की टैबलेट दी। अब हम इसके बाद आगे इसको मॉनिटर करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम से हमारी सारी स्क्रीनिंग जो होगी वह, अब बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, TSH से करें या T4 से करें, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन हम स्क्रीनिंग में भी हम करें केवल T4 से स्क्रीनिंग करें या केवल TSH से स्क्रीनिंग करें, दोनों के अपने अपने शॉर्टकमिंग्स हैं। तो TSH में कई बार हम ये बच्चे में देखते हैं, जैसा हमने कहा कि कुछ समय तक, 1 साल तक हाइपोथायरॉयडिज्म में, न्यूनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म में पिट्यूटरी का TSH कंट्रोल स्टेबल नहीं होता है, PD एक्सिस स्टेबल नहीं होती। तो कई बार TSH हमारा वो थोड़ा लेबाइल रहता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि फ्री T4 और TSH दोनों को हम कराते हैं, और फ्री T4 को अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, हाफ ऑफ अपर हाफ ऑफ नॉर्मल में हम फ्री T4 को रखें इन बच्चों में, अलोंग विद TSH जो कि हमारी लोअर हाफ ऑफ नॉर्मल में हो। मतलब 0.5 से 5 तक है तो 2.5 से 0.5 के बीच में नीचे की तरफ हो, और 3T4 ऊपर की तरफ हो। तो ये वेट बेस्ड थेरेपी केवल इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए है, उसके बाद हमारे थायराइड फंक्शंस के आधार पे हम उनको मॉनिटर करेंगे। जो बहुत छोटा बच्चा है उसको हमें मॉनिटर भी थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 1 2 3 महीने के अंदर उसके शरीर में इतने परिवर्तन हो जाएंगे जो हमारे आपके शरीर में 5 साल में भी नहीं होते। तो एडल्टहुड में जो हम कहते हैं कि स्टेबल पेशेंट है, 6 मंथली फॉलो अप करेंगे। न्यू बॉर्न में हमें 1 मंथ पे, कुछ समय बाद 3 मंथ पे, और चाइल्डहुड में हमें कम से कम 6 मंथ पे जरूर मॉनिटर करते रहना है। और 3 मंथ पे अगर ग्रोइंग फेज, रैपिडली ग्रोइंग फेज है उसमें, तो 3 to 6 मंथ हमें मेंटेन करके चलना है ऐसे बच्चों में चाइल्डहुड और एडोलसेंस के दौरान, क्योंकि ग्रोथ तेजी से हो रही है, वेट और मेटाबॉलिज्म बहुत तेजी से चेंज होगा। और कोई प्रश्न? Yes, sir. There is one more question. Can you suggest when to collect TFT 4 hours after taking medicine? Question is this, sir. हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि हम मेडिसिन लेने के कितनी बार देर बाद कलेक्ट करें। T4 के लिए अगर हमें करना है तो देखिए सबसे अच्छा तो यही है कि हम पहले दिन गोली खाई है, हमने आज
की टैबलेट लेने के पहले हमने सैंपल ले लिया और उसमें अभी तक तो वो स्टेडी स्टेट में आ चुका है। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कहीं से कोई रिकमेंडेड टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो इनिशियल 4 आवर्स में होते हैं। तो यदि हमें आज लेना ही लेना है, कोई ऐसी कंडीशन है, पेशेंट बाहर से आया, उसकी यहाँ सुविधा नहीं है, वहां से अपडेट नहीं हो पाएगी, तो हम आज 4 घंटे का जब उसकी दवा ली उस समय हो जाए उसके बाद सैंपल ले लें तो T4 में थोड़ा फ्लक्चुएशन की संभावना उसको कम मिलेगी। और है कोई, आगे बढ़े। So one more question is there. It is regarding how to know about in newborns how to diagnose hypothyroidism and what is the and how to give the medication in that case. इसमें पहली बात तो यह है कि आपको न्यूबॉर्न हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म की तरह से ये डेडली तो स्टेज नहीं है कि वो बहुत नुकसानदायक हो जाए, लेकिन हमारी थोड़ी सी कमी वो बच्चे में बड़े लंबे प्रभाव, दुष्प्रभाव छोड़ सकती है। तो ऐसे बच्चों में हमें क्वेश्चन क्या था? How to diagnose hypothyroidism in newborns and then how to treat or manage it. ठीक है, तो ट्रीटमेंट तो हमें थायरोक्सिन से ही करना है, बड़ा आसान है। अब बच्चे को हम थायरोक्सिन दे कैसे? खाली पेट, बच्चा इसमें छोटा बच्चा है वो खाली पेट तो रहेगा नहीं, तो हम जो उसकी फीडिंग है, फीडिंग से 1 घंटे का अंतर रखिए, टैबलेट को 1 चम्मच हमने बॉइल्ड वाटर करके ठंडा करके उसमें टैबलेट डिजोल्व करके चम्मच से उसको हम पिला देते हैं। तो फीड से हम 1 घंटे का अंतर रख लेते हैं तो हमारा काम चलाऊ काम हो जाता है। और इससे अच्छा हम उसमें कि 4 घंटे का हम गैस्ट्रिक एम्पटिंग पूरी होने का टाइम दें तो वो संभव नहीं है छोटे बच्चे में। डायग्नोज कैसे करें? तो न्यूनेटल हाइपोथायराइडिज्म के लिए ये सजेशन जरूर है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हमने 3 दिन पे अगर उसको टेस्ट किया तो बियॉन्ड 40, जैसे मोर देन 40 है तो वो डायग्नोस्टिक है, लेस देन 40 है तो उसको कंफर्म करने की जरूरत है 21 डेज पे। लेकिन यहाँ पे बड़ा डाइसी हो जाता है, तो जितना भी TSH बढ़ा हुआ है तो 21 डेज अगर हम कंफर्म करने के लिए छोड़ेंगे तो बहुत दिक्कत है कि हम उसमें दें तो आफत, ना दें तो आफत। तो कई बार ये होता है कि हम अगर हमारा TSH अनइक्विवोकली एलिवेटेड है तो हम उसको ट्रीटमेंट आरंभ कर लें। अनवांटेड थेरेपी देने से नुकसान कम है बनिस्बत की थेरेपी आवश्यक थी और वो हमने नहीं की। तो अगर हमारा बियॉन्ड 40 है, 3T4 बिलो नॉर्मल है, हमें ट्रीट करना ही करना है। बीच की जो स्टेजेस हैं उनमें एक सजेशन ये भी आता है कि आप उसको शुरू कर दीजिए और इसके बाद ब्रेक देके और फिर हम 15 डेज के बाद ब्रेक देके फिर 21 डेज पे कर लिया। लेकिन ये सब चीजें थोड़ी हर चीज के अपने जुड़ी हुई कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स है, तो इसलिए ट्रीटमेंट देना वो बेहतर है और आपको ये केस जरूर रेफर कर देना है उसके आगे। इसमें अगर आपका अनुभव नहीं है तो आप हाथ नहीं लगाएंगे। प्रेगनेंसी एक तीसरी ऐसी सिचुएशन है जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। देखिए ये सारे आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये वो स्थितियां हैं जिनमें एक अनुभव की आवश्यकता है, और यह इनमें अगर हम गड़बड़ करते हैं तो ये पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। तो जनरल हाइपोथायराइडिज्म, सिंपल हाइपोथायराइडिज्म, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जो कि 95% केसेस में है, तो 95% में सब लोग सीखिए करिए, 5% को छोड़ दीजिए। उनमें से एक स्थिति ये भी है, यह वो स्थिति है जहां पे हमारी और गायनी के बीच में टसल चलती है। हम हर बार पेशेंट से कहते हैं कि गायनी कहेगी उसकी बात मत सुनना, लेकिन गायनी की बात कैसे प्रेगनेंट लेडी ना सुने, वो फिर सुन लेती है और फिर कुछ ना कुछ कर देती है। फिर मैं अपना सर पीटता हूँ, क्या कर दिया, समझाया था, डॉक्टर कहा था उन्होंने, वो मैडम ने कहा था ना मैं जो कह रही हूँ वो करो। ठीक है भाई, प्रेगनेंसी भाई उनकी सुन लो, लेकिन मेरी भी कृपा करके मान लो, मैं पहले लिख देता हूँ कि हमारे टारगेट क्या है, ये हैं, उनको पढ़ा देना, वरना हमारी बात गायनी की समझ में नहीं आती, गायनी की बात से हमें अफसोस होता है। चलिए देखते हैं कि ऐसी स्थिति क्यों आती है। हमने कहा कि यह गायनी कुछ कह रही है, हम कुछ कह रहे हैं, ऐसा डिस्क्रिपेंसी क्यों है? एक यंग फीमेल, यंग एडल्ट फीमेल और फर्टिलिटी के लिए
उसने टेस्ट कराया, इनफर्टिलिटी कितनी के लिए टेस्ट कराया, तो हमने देखा सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म माई T4 नॉर्मल, TSH माइल्डली एलिवेटेड बिटवीन 5 to 10। हम क्या करें, वेट करें, या जैसे बात हुई प्रेगनेंसी, चलो प्रेगनेंसी हो जाएगी तब ट्रीट करेंगे, या हम ट्रीटमेंट आरंभ कर दें? क्या कहते हैं आप? ABCD। इनफर्टिलिटी के साथ यदि कोई पेशेंट आता है तो सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म का तो उसे ट्रीट करना चाहिए या नहीं चाहिए? सर बी आंसर। डी। चलो ठीक। तो अब आप लोगों को यह तो समझाया कि यह क्रिटिकल सिचुएशन है, इस क्रिटिकल सिचुएशन में सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट अवश्य करें, है ना, क्योंकि यह फर्टिलिटी में रुकावट डालने वाली चीजें हैं और इनको हम ट्रीट करके कुछ लाभ दे सकते हैं। एक दूसरी परिस्थिति, यही इनफर्टिलिटी के लिए जो दूसरा पेशेंट एक आया, T4 नॉर्मल है और TSH हमारा नॉर्मल है, तो ये यूथ थायराइड है इनके अकॉर्डिंगली। TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, लेकिन थायराइड फंक्शन नॉर्मल है। अब क्या करें, इसको ट्रीट करें या ना करें? ABCD। इनफर्टिलिटी है, एंटीबॉडी पॉजिटिव है, थायराइड फंक्शन वो प्रभावित है। ABCD। सर बी, बी आंसर। बी है, पब्लिक कह रही है कर दो। अब तो जहां समझ में आए वहां पे थायरोक्सिन खिलाते चलो। थायराइड फंक्शन गड़बड़ हो सही हो, लेकिन हम हाइपोथायरॉयडिज्म के सेशन में बैठे हैं तो हमें थायरोक्सिन जरूर खिलानी। अरे भाई थायराइड फंक्शन नॉर्मल है, थायराइड फंक्शन नॉर्मल है। एंटीबॉडी का हम लोगों ने क्या बात की थी, एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट नहीं करना, एंटीबॉडी के लिए यू कांट डू एनीथिंग। तो एंटीबॉडी हमें जान लिया ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस का पेशेंट है, इसको आगे कुछ हो सकता है, यह तो सही बात है, लेकिन हम इसको थायरोक्सिन दे रहे यह सही नहीं। इन केसेस में इनफर्टिलिटी भी की भी संभावना ज्यादा होती है, फर्टिलिटी होने के बाद मिसकैरेज की भी संभावना ज्यादा होती है, लेकिन इनको थायरोक्सिन देके हम वो संभावना कम नहीं कर सकते। अब ये लेडी एक है वो कंसीव कर गई, कंसेप्शन के समय ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ है, प्रेगनेंसी विद सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या करना? ABCD। प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब हमारे ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म हमको देखने को मिली। यस। यस सर, गरिमा चेकिंग जी। है। हाँ सर, तो एक आंसर है बी। बी। ठीक, इसमें हम आरंभ कर दें 25 माइक्रोग्राम, जैसा कि हमने पहले किया था। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें लग रहा है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में थोड़ी सी, लेकिन प्रेगनेंसी में ये फिर गच्चा है। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड फंक्शन हमारा, हमने कहा कि हमारा और गायनिकोलॉजिस्ट का झगड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इन रिपोर्ट को देख रही है, इससे मैच कर रही है, हमने इन दोनों को डिलीट कर दिया, ये देखा हमारे लिए वैलिड नहीं है। दिस इज द रेफरेंस रेंज फॉर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल और मेल। तो हमारी निगाह में ये बहुत बढ़ा हुआ है, ये सब क्लिनिकल नहीं है, बहुत बढ़ा हुआ है, और हमें यहाँ पे 25 से काम नहीं चलेगा। प्रेगनेंसी, माँ और फीटस दोनों को देखना है, सॉरी। और फीटस में भी, फीटस की जो अपनी थायराइड ग्लैंड है, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यह विकसित होने में समय लेती है। तो 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद बच्चा अपनी फीटस जो है अपनी थायरोक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू करता है, उसके पहले वो माँ पर आश्रित है। तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये स्थिति है, हमने ट्रीट ना किया, तो बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा फीटस का? तो यहाँ पे हमें थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है,
इसीलिए ये तीसरी सिचुएशन ऐसी है जिसमें मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया आप हर कोई इस स्थिति को ट्रीट न करे प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं जो हमें गच्चा देंगे। चलिए अब हम सॉरी, एक यंग फीमेल जिसको कि हाइपोथायराइडिज्म थी, जो कि 50 माइक्रोग्राम थायरोक्सिन ले रही थी पहले से, अब हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिखाने आई। कंसीव करने से पहले इनके टीएसएच नॉर्मल, T4 नॉर्मल। कंसीव करने के बाद इनका टीएसएच विद इन नॉर्मल लिमिट, T4 विद इन नॉर्मल लिमिट, ये आया। अब हम क्या करें? हम सब कुछ ठीक है, डोज सेम रखें, डोज घटाएं, डोज बढ़ाएं। घटाएं कितनी घटाएं, बढ़ाएं कितनी बढ़ाएं? A B C D। आपने कहा यार इसमें वो तो रखा ही नहीं, डोज सेम रखनी कि नहीं, तो इसका मतलब कुछ करना तो है। अब करना है तो क्या करना है ये सोचा जाए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब पेशेंट दिखाने आई तो हार्ट फंक्शंस हमारे, उनको देखते हुए डोज को घटाएंगे या बढ़ाएंगे गरिमा जी? यस, सेम आंसर है, सेम। सेम रखेंगे, ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। इसीलिए आप इस पेशेंट को रेफर कर देंगे। करना है ये, यहाँ पे लेडी डॉक्टर कहती है सेम चलाओ, हम कहते हैं नहीं बढ़ाओ। तो हमारे और ये वर्जन में फर्क है। T4 लेवल तो बढ़ गया, TSH लेवल नॉर्मल ही है तो हम बढ़ाने की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन बढ़ाना है क्यों? क्योंकि कंसीव करते ही मदर की जो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई। जैसे ही मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ गई, वैसे ही हमें उसको कंपेंसेट करने के लिए, रिप्लेनिश करने के लिए डोज को बढ़ाना है। तो कंसीव करते ही बिना टेस्ट कराए, कृपया, हम तो आंख मूंद देते हैं, कंसेप्शन की खबर आई हमारे यहाँ हर लेडी को ये एक इंस्ट्रक्शन है, जैसे ही आप कंसीव करेंगे, दुनिया के किसी कोने में हो, आप एक फोन करेंगे कि कंसीव किया है और मुझे आज ही दिखवाओ। मेरे यहाँ बताइए, मेरे यहाँ आएंगे, आपको नहीं मिलेगा, आप परेशान होंगे, आप टेली कंसल्टेशन से दिखा लीजिए, उसी दिन मुझे उसकी डोज रिवाइज कर दीजिए, कंसीव करते ही बिना दवा देखे, क्योंकि अब उसकी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी। एक लेडी जो यूथायराइड थी और प्रेगनेंसी हुई, उसको प्रेगनेंसी में रिपोर्ट ये थी, डिलीवरी भी हो गई, डिलीवरी के बाद रिपोर्ट ये है, क्या करना? प्रेगनेंसी के दौरान T4 नॉर्मल, डिलीवरी के बाद T4 सॉरी TSH नॉर्मल से कम हो गया। T4 प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल, डिलीवरी के बाद T4 ज्यादा हो गया। तो डिलीवरी के बाद हमारा TSH कम है, T4 ज्यादा है। और आप जो हम लोगों ने पहले एक केस में बात की थी कि इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम इस कैटेगरी में रखते हैं कि यह थोड़ा हाइपरथायराइडिज्म की तरफ निकल रहा है, यह भी ज्यादा है, यह भी ज्यादा है, इसका मतलब थोड़ा थायरोटॉक्सिक कंडीशन है। तो हम थायरोक्सिन दें, हम एंटीथायराइड ड्रग दें, या हम वेट एंड वॉच करें? A B C। सर, सी। C वेट एंड वॉच। यस। बहुत अच्छा। अब डिलीवरी हो गई है, कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा, जो क्रूशियल पीरियड था वो चला गया, अब हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम में वेट एंड वॉच नहीं करेंगे, बहुत भारी पड़ जाता है, और कभी कभी हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, चीजें बड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। वहां पे हमारी हमेशा एक अंतरात्मा ये कटौती रहती है, यार एक महीना वेट एंड वॉच करने में निकाल दो, उल्टा ना पड़ जाए। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, यह जो कंडीशन है इनको हम अभी डिस्कस करेंगे। एक दूसरी महिला यूथायराइड थी, इनको प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद TSH नॉर्मल था, डिलीवरी के बाद TSH बढ़ गया।
T4 पहले नॉर्मल था, डिलीवरी के बाद T4 कम हो गया। तो पहला केस आया था डिलीवरी के बाद थायरोटॉक्सिक स्टेट में थोड़ा सा, ये केस आई हैं डिलीवरी के बाद हाइपोथायरॉइड स्टेट में। अब क्या करें? स्ट्रीम रखें, वेट एंड वॉच करें, थायरोक्सिन स्टार्ट करें, थोड़ी सी करें, थोड़ी ज्यादा करें, ए बी सी। जी गर्मा जी। Yes, sir, wait. Yes, sir, waiting for updated answers. B, sir, B. बी, थायरोक्सिन शुरू कर दें। ठीक है, अब चलिए ये हाँ दोनों सर, ही। बी, और सर एक आंसर सी भी आया है, सी भी एक है। आंसर सी भी आया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस पीरियड में कोई इमरजेंसी की बात नहीं है, हम सोचते हैं हम वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये तो चीज बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत तरह के चेंजेस होते हैं। इसमें आपके दिमाग में इम्प्रिंट होना बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल, ये स्थिति ऐसी है, ऐसा ऐसा हो रहा होगा, तब आपका एजम्पशन है। प्रेगनेंसी होते ही मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो पहले समाचार के साथ ही हमें थायरोक्सिन की डोज बढ़ा देनी है। अब बढ़ा देनी है, आप कह रहे हो। और यहाँ पे बात ये हो रही थी कि इस केस में कि हमारा T4 तो बढ़ गया और आप कह रहे हो डोज हम बढ़ाएंगे। सॉरी, T4 बढ़ने के बाद भी हम डोज बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशन है। इतना ज्यादा एस्ट्रोजन है कि वो एस्ट्रोजन के कारण से एस्ट्रोजन इंड्यूस थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन यह बढ़ जाता है। तो थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जितना हमारा बढ़ जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो उतना T4 से कंबाइन करेगा। तो एस्ट्रोजेनिक कंडीशन में एस्ट्रोजन बढ़ा, उसने थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ाया, उसने T4 बढ़ाया, और ये T4 हमारा इस रेंज को क्रॉस करता हुआ और आगे निकल जाता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये T4 जो है 12 का 1.5 टाइम 18 पहुंच जाता है। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हमें अगर 4 से 12 के बीच में T4 आ रहा है तो ये कम है, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो इसको क्रॉस कर जाना चाहिए। तो फिर मैं कह रहा हूँ ये रिपोर्ट किसकी है? नॉन प्रेगनेंट फीमेल या मेल की, प्रेगनेंसी की नहीं। प्रेगनेंसी में नॉर्मल लगभग 12 की 1.5 गुनी 18। तो T4 हमें रक्षा क्यों देता है? क्योंकि एस्ट्रोजन से थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन बढ़ी, उससे T4 1.5 टाइम्स एलिवेटेड हो गया। हमें टारगेट करना है T4 को 1.5 टाइम्स, इसलिए हम कह रहे हैं इस केस को अभी 18 पहुंचाने के लिए दवा बढ़ानी है। दूसरी चीज, TSH। TSH क्या होता है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, प्रेगनेंसी आरंभ होने के बाद जो प्लेसेंटा से HCG सिक्रीट होता है, HCG और TSH ये दोनों जुड़वा भाई हैं, थोड़ा सा डिफरेंसेस है बहुत। अब HCG TSH की तरह काम करता है और जाके थायराइड को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे जैसे HCG थायराइड को स्टिमुलेट करता है तो शरीर पिट्यूटरी ये फील करती है कि यार काम तो चल रहा है, तो TSH का सिक्रेशन घटा देती है। तो इधर प्लेसेंटा से HCG बढ़ता है, उधर पिट्यूटरी से TSH घटता है। तो जितना HCG बढ़ता जाता है TSH उतना घटता जाता है। ये पहुंचा अपनी पीक पे HCG, तो TSH पहुंचा अपने ट्रक पे, और उसके बाद जैसे जैसे HCG फॉल करता है TSH दोबारा वो करता है, और बाद में वो कंडीशन ठीक आ जाती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में TSH घटते हुए कई बार नॉर्मल रेंज से भी नीचे 0.5 से भी नीचे चला जाता है। तो T4 रेंज से ऊपर, TSH रेंज से नीचे। अरे देखते हैं, हमने कहा 30 कह रही हो तो ज्यादा हो रहा है, कम करो। और हमारे पास है, हमने कहा अरे ये तो अभी हमारा ज्यादा नहीं है, अभी थोड़ा समय और बढ़ाना है T4, इसको बढ़ाओ, झगड़ा होगा।
इसलिए कंसीव करते ही मैं सबसे पहले पेशेंट को लिख देता हूँ पेपर पे, उसके T4 मुझे 18 लाना है, CSH कम हो जाए तो घबराना नहीं, CSH हमें चेक ही नहीं कराना है फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ मेरी चलेगी, डिलीवरी कैसे करानी है वो गायनी की चलेगी, दोनों को में कंफ्यूज नहीं होना, इतना लाना है, मैडम बोले तो शांत करा देना, ये काम मैं देख रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत सारी भूमिका बनानी पड़ती है, बिना उसके तो फिर गायनी कहती है यार समझ नहीं आ रहा, ये पगला गया, सठिया गया है, अब जो मैं बता रही हूँ वो तुम करो, क्योंकि ये तो पता नहीं इतनी टॉक्सिक रेंज में जा रहा है और दवा भी बढ़ाने की बात क्यों कर रहा है। तो कंसीव करते ही थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हमें उनको बढ़ाना है। T4 बढ़ता है ईस्ट्रोजन इंड्यूस CBG बढ़ने के कारण से, CSH घटता है STG घटने के कारण से। सब चीजें आप मिला जुला के उसको इंटरप्रेट कराने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए मैं फिर करबद्ध प्रार्थना है, जानिए समझिए लेकिन करिए नहीं। डिलीवरी के बाद क्या हो, डिलीवरी के बाद एकदम से एस्ट्रोजन जो इतना हाई था वो हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ गया। ईस्ट्रोजन क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेसेस को सप्रेस करता है, तो जितने ऑटो इम्यून प्रोसेस हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सप्रेस हो जाते हैं और डिलीवरी के बाद वो क्लियर अप हो जाते हैं। तो इसलिए जिसमें भी ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस की जो थोड़ी संभावना है डिलीवरी के बाद वो क्लियर अप हो जाने से वो सब सामने आ जाती है। जापान जैसे देश में जहां पे जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां पे वाटर में आयोडीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, वहां पे 25% फीमेल्स में पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस होती है। हर 4 में एक महिला में पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। हमारे यहाँ भी आयोडाइजेशन ऑफ सॉल्ट आरंभ होने के बाद अब पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ती जा रही है। अच्छी खासी महिलाओं में जो वेट फिगर्स हैं वो ऐसे ही है 10-15% महिलाओं में, क्योंकि बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं हो पाती। तो इतनी महिलाओं में पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस होती है, उसमें क्या हुआ, थायराइड फॉलिकल में इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन होने पे जो उनके अंदर भरा हुआ थायराइड हार्मोन था वो लिबरेट कर दिया। तो जो थायराइड हार्मोन लिबरेट करके बाहर निकल गया वो ब्लड में एक कुछ समय के लिए वो टॉक्सिक फीचर्स आने लगे। फिर इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस से जो फॉलिकल को डैमेज हो रहा है उसके कारण से फॉलिकल ने थायराइड हार्मोन बनाना कम कर दिया। जब पुराना हार्मोन खत्म हो गया ना, ये हार्मोन नहीं बना, तो बाद में हाइपोथायराइड फेज आया। टॉक्सिक फेज यूजुअली बहुत ट्रांजिएंट होती है, हाइपोथायराइड फेज थोड़ी लंबी भी चलती है और कभी कभी ये परमानेंट भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन ऑटो इम्यून इंसल्ट। तो इसलिए टॉक्सिक फेज को हम ट्रीट नहीं करते, वेट एंड वॉच करते हैं। हाइपोथायराइड फेज को हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बाद में हमें रिकन्फर्म करना होता है कि उसका क्या हो। अब एक थोड़ी अधिक उम्र की महिला पोस्ट मीनोपॉजल 55 ईयर ओल्ड, ये वेट गेन के लिए आएंगे। वेट गेन करा है तो हमने देखा सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, TPO एंटीबॉडी निगेटिव है, हमें क्या करना चाहिए, थायरोक्सिन से लाभ होगा नहीं होगा, हम वेट एंड वॉच करें या थायरोक्सिन 25 माइक्रोग्राम, या बड़ा वेट गेन ज्यादा हो गया 100 माइक्रोग्राम शुरू करें। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म एंटीबॉडी निगेटिव, थायरोक्सिन देनी है नहीं देनी है तो कितनी देनी है, ABCD। ये आप लोगों के सामने MCQ क्यों रख देता हूं मैं, ये इसलिए रखता हूं क्योंकि ये पेशेंट आपके पास आया, अब आपको करना है। अगर हम आपने ABCD में एक उत्तर नहीं चुना तो मैं कहूंगा बी। अब क्या, हाँ हाँ मैं भी यही सोच रहा था, नहीं नहीं बी हमने गलत कह दिया, ए था। हाँ सही कह रहे हो, मेरे मन में भी था ए लेकिन मैंने बी बोल दिया। तो क्या है, जब तक आप एक किसी ABCD को चुन नहीं लेते तब तक हम कहते हाँ मैं सोच तो यही रहा था, मैंने कहा नहीं था, तो हम तुरंत पलटी मार जाते। तो इसलिए ABCD लिखिए, किसी की कोई इसमें बेइज्जती नहीं हो रही, सही या गलत में, सही में कोई मेडल नहीं मिल रहा, गलत में कोई बेइज्जती नहीं हो रही। जी गरिमा जी। सर ए आंसर, ठीक और है, एक आंसर तो बी भी है। बी भी है, रिपीट आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, 55
प्लस की फीमेल के साथ में हुआ क्या, ये पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, अब प्रेगनेंसी भी नहीं होनी और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो गई। तो अब थायरोक्सिन की इस एज में रिक्वायरमेंट और जो उसकी जो सेंसिटिविटी थी वो सब चीजें कम हो गई। तो अब हमें जो काम पहले होना था उतना अब यहाँ कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। और वेट गेन इज नॉट एट ऑल बिकॉज ऑफ हाइपोथायराइड। ये एक गांठ बांध लेनी थी, वेट और थायरोक्सिन का जो हाइपोथायराइड का कोई मेजर रिश्ता नहीं है। केवल 1.5 to 2.5 किलोग्राम ऑफ वाटर रिटेंशन इज देयर इन सिग्निफिकेंट प्राइमरी हाइपोथायराइड बस। तो इस केस में कोई बहुत लाभ नहीं होगा। अब दूसरी महिला आई, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, पोस्ट मेनोपॉजल एंटीबॉडी पॉजिटिव, उनमें क्या करें? एंटीबॉडी पॉजिटिव है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म जरा सा है, इसमें ट्रीट कर दें क्या, या इसमें भी ना करें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो भी मैं कह रहा हूँ ये कंट्रोवर्शियल है। पहले वाला भी हमने कहा वेटेज वॉच करें, इसमें कोई फायदा नहीं है, कंट्रोवर्शियल दे दो यार, देने में क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5.5 से हम शुरू कर दें। हो सकता है कोई जना कहे कि आप क्यों दे रहे हो, क्या एडवांटेज मिलेगा। तो दोनों ही केसेस प्लस माइनस वाले हैं। एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो यहाँ पे इतना ही इसका इम्प्लीकेशन बनता है कि इसमें हाइपोथायराइडिज्म आगे प्रोग्रेस करेगी। तो आगे प्रोग्रेस करेगी तो हम अगर थोड़ी डोज में आरंभ कर दें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल में ओवरडोज ना हो, क्योंकि 25 माइक्रोग्राम से एडवांटेज तो कोई खास नहीं होगा, लेकिन हमने 50, 75 या 100 दे दी तो डिसएडवांटेज बहुत है। क्या क्या? ऑस्टियोपोरोसिस, एंजाइना, सीएचएफ, ये सब जो हमारा हार्ट और ब्रेन, हार्ट और बोन्स को खराब करने। 75 ईयर ओल्ड फीमेल, वेट एक सेंटेंस के साथ में एंटीबॉडी पॉजिटिव, TSH 6.5, T4 4.5, क्या करें? A, B, C या D? जी सर सी, सी आंसर है। C 25 माइक्रोग्राम शुरू कर दें। हम लोग बात करते हैं कि 55 की एज पे दे ना दे, ये डाइसी है। अरे 75 पे तो ना दो भाई, 75 पे अम्मा को दौड़ाएंगे क्या, जॉगिंग कराएंगे उनसे? तो 75 पे तो ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना और बढ़ जाएगी, कार्डियक प्रॉब्लम्स की संभावना और बढ़ जाएगी। और मजे की बात यह है कि जितनी आयु बढ़ती जाती है वह एक तरह की सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म की स्टेट नॉर्मली विकसित होती जाती है। कहा जाता है कि 50 की एज के बाद जो TSH है वो 5 नहीं रहता। 60 की एज है तो 60 अब डिवाइडेड बाई 10 6 हो जाता है। 70 की एज है तो 70 डिवाइडेड बाई 10 7। 80 की एज है तो 8। तो जितना जिस डिकेड में हम चल रहे हैं लगभग उतना TSH हमें मेंटेन करना चाहिए। माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म जो जिसको हम अपने यंग एडल्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, माइल्ड हाइपोथायराइडिज्म वह उन एज के लिए बेहतर रहती है। अगर हमने उसको ट्रीट करके और 2, 3, 4 लाने का प्रयास किया तो वह उस पेशेंट के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, और ज्यादा हानिकारक हो सकती है। तो भाई आज तो सारे चीजें उल्टी पड़ रही हैं, इसलिए हाइपोथायराइडिज्म चलते फिरते यंग व्यक्ति में खूब ट्रीट करिए। विशेष परिस्थितियों में भाई बहुत सारे और पहलू हैं जिसको बिना समझे और जब हम ट्रीट करते हैं तो कई बार वो उल्टा पड़ता है। तो जितनी बड़ी उम्र का व्यक्ति, पुरुष या महिला, उतना नॉर्मल TSH ज्यादा, उसमें थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट उतनी कम, उतना एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं। यंग व्यक्ति में मेटाबॉलिज्म ज्यादा और उस मेटाबॉलिज्म को कोप अप करने के लिए थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा। तो हमारा हर व्यक्ति के लिए ये बहुत आवश्यक है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा।
यहीं तक सीमित रहना है, यहाँ या यहाँ सब लोचा है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर किसी नियोनेट में हम ट्रीट करने जा रहे हैं तो हमें बहुत एग्रेसिव मैनेजमेंट देना है। 10 to 15 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट, T4 अपर लिमिट, TSH लोअर हाफ ऑफ नॉर्मल में, उनमें रखना है और जल्दी जल्दी टेस्ट कराना है, जल्दी जल्दी उसको डोज को मॉडिफाई करनी है, कहीं बच्चे में कोई मेंटल डेफिसिट ना छूट जाए। ग्रोइंग चाइल्ड में हमें एग्रेसिव तो उतना नहीं होना, लेकिन बहुत एक्टिवली काम करना है, प्रॉपरली कंट्रोल करके रखना है, कहीं ग्रोइंग चाइल्ड में प्यूबर्टी में कहीं कोई ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम ना रह जाए। फिर प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति आई जिसमें बहुत एग्रेसिव होना है और बड़ा कंफ्यूजन है, T4 क्यों बढ़ रहा है, TSH क्यों घट रहा है, डिलीवरी के बाद एकदम पलट के हो गया, कभी टॉक्सिक हो गया, कभी हाइपो हो गया, ये क्या सब झंझट है। लेकिन यह वो स्थिति है जिसमें एग्रेसिव होना है। ये तीनों स्थितियों में हम कहीं ना कहीं भूल मैं भी करता हूँ, कमियां मेरे ट्रीटमेंट में भी रहती हैं। यदि आप अनुभव नहीं है तो बहुत संभावना है कि ट्रीटमेंट में गड़बड़ियां हो। एडल्ट में सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से यूज करिए और जितना आयु बढ़ती जाए उतना एग्रेशन कम करते जाए। अब हमें जो एग्रेशन दिखाएंगे वो पेशेंट पर भारी पड़ेगा, तो यह रूल याद रखिए, इसके आधार से पेशेंट को ट्रीट करिए और सब काम अच्छा उसमें चलेगा। अब TPO एंटीबॉडी की बात हो रही थी यहाँ पे, जो हमारी ये बुजुर्ग महिला थी उनमें TPO एंटीबॉडी अगर था तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। यह बताती है कि पेशेंट अभी हाइपोथायरॉयडिज्म है कंफर्म, या TPO एंटीबॉडी बताती है कि इसको हाइपोथायरॉयडिज्म भविष्य में होगा ही होगा कंफर्म, या दोनों, या कोई नहीं। मैं स्वयं इसका ये उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। वास्तव में एंटी-TPO एंटीबॉडी की टॉक्सिक कंडीशंस में कोई अहमियत नहीं है। अगर पेशेंट थायराइडाइटिस के साथ आया, इसने बता दिया कि ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस है, खत्म। लेकिन वो ग्रेज है, वो कौन सी कंडीशन है वो और कुछ नहीं बताता, केवल पॉजिटिव है तो ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस, खत्म। यह TPO एंटीबॉडी नॉर्मल इंडिविजुअल में भी 10% में, तो 10% नॉर्मल इंडिविजुअल में, तो 10% तो इसमें फेलिसी हो ही गई। अगर किसी को ग्वाइटर है तो ग्वाइटर बढ़ते ही कुछ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है, वहां पे 20%, ग्रेव्स डिजीज में 70-80%, और अगर ये पॉजिटिव है तो ऑटोइम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इससे हम कुछ भी डायग्नोज नहीं कर सकते कि नॉर्मल हो, स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है, हाइपर हो या हाइपो, कुछ नहीं डायग्नोज कर सकते। तो एंटी-TPO बॉडी एंटीबॉडी इज जस्ट एन एंटिटी जो हमें बता रही है कि बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म, बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी चल रही है। इसका एडवांटेज कहाँ लेना है हमको। अगर किसी व्यक्ति में डाउट है, कोई पेशेंट इमरजेंसी में एडमिट हुआ, ICU में एडमिटेड है, कोई बहुत सीरियस सेप्टिसीमिया में है, MI के साथ में है, सीवियर स्ट्रोक के साथ में है, और उसके थायराइड फंक्शन गड़बड़ आ जाए, तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है या नहीं है। अच्छा, वो पेशेंट कई बार क्या होता है, वो सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म की तरह से मिमिक करता है कि T4 भी कम है और TSH भी कम है, तो और पेशेंट को क्या हुआ, स्ट्रोक हुआ है, तो हमें लग रहा है कुछ पिट्यूटरी में भी ना हो गया हो। तो वहां पे हमें ये मदद मिलती है थोड़ी सी ऐसे भी कि अगर एंटी-TPO एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो हमको ये समझने में आसानी मिलती है कि इसको थायराइड की एब्नॉर्मलिटी तो कुछ है। तो यह जो एंटिटी है उसको हमें कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से जोड़ के देखना है। ये शायद नॉन थायराइड इलनेस नहीं है, लेकिन हर चीज का जो उसको पक्का होगा वो कुछ समय बाद ही हो पाएगा, उसको बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है किसी भी सीरियस इलनेस के दौरान। लेकिन एंटी-TPO एंटीबॉडी से थोड़ा हमें मदद मिल जाती है, इसलिए थायराइड की कोई प्रॉब्लम है। नंबर 2,
अगर एंटीटी एंटीबॉडी है तो मिसाइल चल रही है थायराइड के अगेंस्ट, वो डैमेज कर रही है, तो आगे चल के हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा होगी। प्रेगनेंसी है, मिसकैरेज की संभावना ज्यादा होगी। प्रेगनेंसी के पहले इनफर्टिलिटी की संभावना ज्यादा होगी। एंटीटी एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गई है, तो अब हम उसको कब करा के देखें कि उसके आगे क्या हुआ। रिपीट कब कराना है, ABCD। अपना उत्तर टाइप करिए। एंटीटीपीओ एंटीबॉडी को रिपीट कब कराना है। जी गरिमा जी, कोई उत्तर। सर डी। डी। डी, नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल ठीक बात है। ये हम लोगों ने पहले सेशन में डिस्कस किया था कि एंटीटीपीओ एंटीबॉडी पॉजिटिविटी का मतलब है ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज। इसको दोबारा टेस्ट नहीं करना। टाइटर कभी बढ़ सकते हैं, कभी घट सकते हैं, और कोई ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं देना। किसी ट्रीटमेंट से, ना थायरोक्सिन से, ना एंटीथायराइड ड्रग से, ना स्टेरॉयड से, ना इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट से, किसी भी एजेंट से हमें इनको घटाने का प्रयास नहीं करना। तो एंटीटी एंटीबॉडी है, एक सजा के लगा दीजिए, ये पेशेंट को ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर है। आगे जो कुछ होगा उसके अनुसार, थायराइड कंट्रोल के अनुसार हम इनको ट्रीट करेंगे। प्रेगनेंसी में हम लोगों ने बात की कि इनफर्टिलिटी की और मिसकैरेज की संभावना ऐसे लोगों में बढ़ जाती है। तो डायग्नोसिस में हमें यह मदद मिल जाती है कि नॉन थायराइड इलनेस से सेपरेट करने में। प्रोग्नोसिस में आगे डिजीज बढ़ेगी। थेरेपी में हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करना है, एंटीबॉडी को नहीं। और प्रेगनेंसी में इनफर्टिलिटी और मिसकैरेज की संभावना ज्यादा होती है। तो हम लोगों ने अभी इतनी देर जो जो डिस्कस किया 3 सेशंस में, उन सब में यही निकल के आया कि भाई बहुत पंगा है। दिखता कुछ है, होता कुछ है। हमें पहले भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों को मिला जुला के देख के समझने पड़ता है कि परिस्थिति के अनुसार कि क्या कंडीशन है, और उस कंडीशन पे हमें क्या निर्णय लेना है। और हर निर्णय, हर बार पूरी जानकारी होने के बाद भी सही नहीं होता। बाद में हमें लगता है यार ये थोड़ा कम हमने ट्रीट किया, या इस पेशेंट को हमने थोड़ा ओवर ट्रीट कर दिया। ये कई बार यह दिक्कतें आती हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि रिपोर्ट का ट्रीटमेंट हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें खूब ये होता है कि रिपोर्ट आ गई, बताओ क्या करें। अरे भाई तुमने एक रिपोर्ट भेज दी, अब किसकी है, उसको क्या परिस्थिति है, वह दवा खा रहा है, खा रही है कि नहीं खा रही है। दवा खा रहा है, खा रही है तो रेगुलर खा रही है कि नहीं खा रही है, ठीक प्रकार से खा रही है कि नहीं खा रही है, शारीरिक अवस्था क्या है। जब ये सारी चीजें मालूम होंगी तब होगा वो बहुत ही एक अलग, एक एक ऐसी स्थिति है जिसको कि वर्णन नहीं किया जा सकता। कचोटता है मन कि रिपोर्ट भेज दी, बताओ क्या करें। ऐसे इलाज नहीं होता। हम लोग आपस में इस तरह के कंसल्टेशन जब करते हैं तो वो भी बहुत हंसी का पात्र एक दूसरे को हम लोग बन जाते हैं कि ये रिपोर्ट आई है, क्या करें। तो मित्रों, कहने का मतलब यही था। हाइपोथायराइडिज्म में हो सकता है आप लोगों को ये लगा हो कि आखिर इस कंडीशन में 3 3 दिन इतना डिस्कस करने की आवश्यकता क्या है। यहाँ पे मैं आपसे अपने मन का चोर एक वो करूं। पीजी फर्स्ट ईयर जब हम एमडी कर रहे थे, तो एमडी का फर्स्ट ईयर खत्म होते होते मैंने भी सोचा यार 3 साल एमडी करने की जरूरत क्या है, 1 साल में तो मैंने सब कुछ सीख लिया। और आज समझ में आता है कि हम तो अभी तक नहीं सीख पाए, तो 1 साल में क्या सीखा। तो वास्तव में जब हम किसी भी चीज की गहराई में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलते हैं जो हमें अनुभव सिखाता है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करने से, अनुभव को एक दूसरे से बांटने से कभी मत झिझकिए। यह जितना एक दूसरे से शेयर करेंगे उतना बेहतर होगा। हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य अपने आप को एक अनुभवी, एक समर्थ, एक ज्ञानवान चिकित्सक बनाना है। और पूरी तन्मयता से हमें इस कार्य में जीवन पर्यंत लगे रहना है। जब तक हम सीट पे बैठ के पेशेंट देख रहे हैं
तब तक मन के अंदर ये एक अदम्य लालसा होनी चाहिए कि मैं और सीख लूं, मैं और जान लूं। कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी तो हम जानते हैं, लेकिन हमें उसका एप्लीकेशन क्या है वह नहीं मालूम। और ये हम लोग अपने कोर्सेज जो है ये इसी उद्देश्य से करते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड। किताब में तो सब लिखा है। कितनी बार कहा गया कि जो अ, अच्छी बातें ये तो बहुत बार कही जा चुकी, अब केवल उन पर अमल करना चाहिए। तो हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इस पूरी हमें आशा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे लाभ तो हुआ ही होगा, और इस पर हम अमल करेंगे। अमल करना ही चाहिए। धन्यवाद। गरिमा जी, अगर कोई प्रश्न हो तो बताएं, Yes, अन्यथा sir. हम We have few दूसरों questions. से विदा लें। Uh, the one question is regarding please share treatment for hyperthyroidism. हाइपर की बात ही नहीं करेंगे, अब ये तो विषयांतर हो जाएगा। हाइपो में आप कह रहे हैं कि साहब 3 घंटे का सेशन फिर दे दो, इतना The नहीं करेंगे। next question is role of selenium in hypothyroidism. सेलीनियम एक आयोडीन ट्रांसपोर्टर नहीं, शब्द सही है उसके लिए, आयोडीन एक्सेप्टर का काम करता है। तो जब हमारा रेड फॉलिकुलर सेल में और उसमें आयोडीन, जब T3 T4 को हम कोलॉइड से निकालते हैं, उनकी प्रोटियोलिसिस होती है, प्रोटियोलिसिस के बाद उसमें से T4 और T3 ब्लड में भेज दिए जाते हैं। कुछ देर के लिए संग्रहित करने के बाद MIT DIT से इन सबसे जब आयोडीन निकाली जाती है, तो आयोडीन निकाली जाती है तो उसमें आयोडीन एक्सेप्टर का काम है। तो ये माना जाता है कि जो पूरी थायराइड की मेटाबॉलिज्म है, थायराइड हार्मोन की, उसमें सेलीनियम अगर नहीं होगा तो आयोडीन हम निकाल नहीं पाएंगे, आयोडीन बेच जाएगी। तो इसलिए सेलीनियम दे दो। लेकिन ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिसका थेरेप्यूटिक बेनिफिट नहीं है। हम लोगों को कई बार एक लाइन दिखा दी गई कि आयोडीन इज इम्पोर्टेंट फॉर थायराइड डिसऑर्डर, तो अब हर पेशेंट को हमें सेलेनियम रिप्लेनिश करना है। तो जैसे डायबिटीज में कह देते हैं साहब क्रोमियम, वो हमें रिप्लेनिश करना है क्योंकि क्रोमियम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए, इंसुलिन के लिए। तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आवश्यकता भर में मिल जाते हैं, इनके रिप्लेनिशमेंट से कोई लाभ नहीं। इस चक्कर में मत पड़िए। हाइपोथायराइडिज्म के ट्रीटमेंट में थायरोक्सिन को याद रखिए और कुछ नहीं। Okay. ठीक। So we have next question. What should be the target T4 in second and third trimester? बहुत बढ़िया, इसमें हम बहुत विस्तार से नहीं गए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हम T4 पर निर्भर रहते हैं, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तब तक वो हमारे HCG लेवल नीचे आ चुका होता है। तो HCG के कारण से जो TSH का सप्रेशन होता है वो भी समाप्त हो चुका होता है। HCG बढ़ा और HCG कम हो गया, तो जो TSH घटा था वो TSH नॉर्मल आ गया। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में TSH स्टेबल होता है, तो सेकेंड और थर्ड में मॉनिटरिंग TSH बेस्ड की जा सकती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉनिटरिंग T4 बेस्ड करते हैं। T4 को अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल के 1.5 गुने पे रखते हैं। तो अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हमें TSH की अपर लिमिट लेनी है तो 2.5 लेनी चाहिए, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में TSH 3 तक। तो 3 के बियॉन्ड अगर जा रहा है तो हम डोजेज को स्टेप अप कर लेंगे। उसमें हम T4 को सेकंड नंबर पे रखते हैं, सेकंड गेज पे रखते हैं। अच्छा, अब कहा गया, अगर आपने पूछेगी कि T4 को कितना मेंटेन करना है, तो यहाँ पे दोनों तरह की फिगर्स उपलब्ध हैं। एक तो यह भी है कि जो 1.5 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल पे जाता है T4, वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी सेम बना रहता है। और दूसरी फिगर ये भी कि थोड़ा डिक्लाइन उसका टाइम के साथ होता जाता है 1.5 से अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल के बीच में। तो इतना तो डेफिनेट है कि हमें नॉर्मल अपर लिमिट जो है उससे T4 को प्लस ही रखना है, और 1.5 टाइम्स तक रहे फर्स्ट टाइमेस्टर में, वो बेस्ट। जी। The next question is regarding role of iodine as additive in calcium and multivitamin drug. Can this iodine cause hypothyroidism? Please suggest.
जो आयोडीन की मात्रा थोड़ी सी दी जा रही है, तो अगर जैसे आयोडाइज सॉल्ट की तरह से आयोडीन दिया जा रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आयोडीन की मात्रा ज्यादा है, आयोडीन की मात्रा ज्यादा होने में वो दिक्कत कर सकती है। जो भी पेशेंट हमारे जब जिनमें ऑटो इम्यून थायराइटिस का कंपोनेंट है, या जो जैसे हम सदियों से तो हम सब आयोडीन डेफिशिएंट बैच में रहे हैं, और अब एकदम से हमने आयोडीन रिप्लेनिश करके हमने सबको आयोडीन सफिशिएंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके कारण से थायराइड में थोड़े इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो क्लियर अप हो जाते हैं, एक ये भी होता है। दूसरा, एकदम से अगर हम आयोडीन की लार्ज अमाउंट तो वैसे किसी इसमें मल्टी विटामिन प्रिपरेशन में नहीं होती, ना सप्लीमेंटेशन में होती, लेकिन एकदम से अगर हम लार्ज अमाउंट पे को हमें मिल जाए तो उससे हमारे थायराइड में जो इंट्रा थायराइडल मेटाबॉलिज्म है वो आयोडीन की थोड़ी प्रभावित हो जाती है। उसमें क्या होता है, एकदम से लार्ज अमाउंट मिला तो बॉडी का इमीडिएट रिस्पॉन्स हुआ, एक क्षण बिल्कुल वो आगे से जो अंदर आना आयोडीन का अपटेक उसको रोक दे। लेकिन जो आ गई अंदर उसका क्या हुआ, वो एक बार फ्लेयर अप करा सकती है थायरोटॉक्सिकोसिस को। और उससे एकदम से थायराइड हार्मोन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाए तो हाइपोथायराइडिज्म को भी। तो अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग तरह के व्यक्तियों में लार्ज डोज ऑफ थायराइड, लार्ज डोज ऑफ आयोडीन देने के अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं। वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करते हैं। लेकिन मल्टीविटामिन प्रिपरेशन में इतनी लार्ज अमाउंट में आयोडीन होती नहीं, एमाइडोरोन टाइप की मेडिसिन में होती है। इसलिए एमाइडोरोन इंड्यूस थायरोटॉक्सिकोसिस भी खूब मिलती है और हाइपोथायराइडिज्म भी खूब मिलती है। जी। So we have one more question. 1 second. How to treat pregnant patient with TSH very low with free T4 and free T3, free T4 normal when TSH will become normal in transient gestational hypothyroidism? जी, बिल्कुल ठीक बात है कि अब जब हम यहाँ देख रहे हैं कि टीएसएच हमारा वेरी लो, टीएसएच वेरी लो, जो कि हो सकता है विशेष रूप से नॉर्मल प्रेगनेंसी में तो हो ही सकता है जहाँ पे एचसीजी ज्यादा सिक्रीट हो। एचसीजी कहाँ ज्यादा सिक्रीट होता है, ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, या वेसिकुलर मोल, या इवन कोरियोकार्सिनोमा। तो ये वाली कंडीशन में जहां पे एचसीजी ज्यादा सिक्रीट होता है, वो हमारी ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस की स्टेज ला सकता है। टैकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, वेट लॉस है, ये सारी चीजें, और वॉर्म ज्यादा होना, ये सब हो सकता है। तो क्योंकि एचसीजी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, T4 की सिंथेसिस बढ़ा रहा है। अब ऐसे केस में क्या किया जाए, ये टेम्परेरी कंडीशन है, जैसे आपने कहा ट्रांजिएंट थायरोटॉक्सिकोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑफ जेस्टेशन। ये ट्रांजिएंट केसेस स्थिति होती है अधिकांश लोगों में, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अपने आप रिजॉल्व होती जाती है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल स्टेट्स है, जो हमने बात की, कोरियोकार्सिनोमा, वेस्कुलर मोल, इन सब में तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। मल्टीपल प्रेगनेंसी आप कुछ कर नहीं सकते हैं, निश्चित रूप से एंटी थायराइड ड्रग तो नहीं देनी है इसमें। तो वह हमारे लिए उसका रोल नहीं है। यहाँ पे वेट एंड वॉच हमें कराना है। बीटा ब्लॉकर प्रेगनेंसी में वैसे ही देने से हम बचना चाहते हैं। तो ये बड़ी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें हम लाचार हो जाते हैं कि हम करें क्या और कैसे करें, अगर कुछ करें तो वेट एंड वॉच, इसी पॉलिसी पे हमें इसमें चलना पड़ता So we have one more question. How to calculate the dosage of thyroxine in initial starting dose with weight of patient? है। नहीं, यह जो पॉलिसी है वेट बेस्ड थेरेपी की, वो न्यूबॉर्न्स के लिए ही है और इनिशियल डोज एक असेसमेंट के लिए। हमारे और आपके लिए नहीं है। हमारे आपके लिए तो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच के अनुसार और सेंट्रल हाइपोथायराइडिज्म में T4 के अनुसार हमें उसकी डोज कैलकुलेट करनी है। सीवियरिटी ऑफ हाइपोथायराइडिज्म भी इसी से कैलकुलेट करनी है, और डोज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। जी। Yes, so that concludes our questions. चलिए मित्रों, तो बहुत अच्छी यात्रा रही आप सबके साथ इन 3 सेशंस की। और मैं तो बहुत इनसे लाभान्वित होता हूँ, क्योंकि अगर वही वाली बात कही जाए कि
राम जी का गुण जितनी बार गाओगे उतना लाभ होगा। तो ये सब चीजों को जितनी बार हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, हमारी और कुछ शंकाएं ऐसी होती है जो हमें बोलते बोलते लगता है कि मैं बहुत अच्छे से उत्तर नहीं दे पाया, एक मन के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उस जिज्ञासा को जाके शांत किया जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी और पढ़ने के लिए और सीखने के लिए, जानने के लिए प्रेरित करता है। और हो सकता है आप लोगों को भी कुछ इससे लाभ हुआ हो। बस लाभ हुआ हो तो अपने तक नहीं रखना, अपने आगे फैलाना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद। नमस्ते। गरिमा जी और मैनकाइंड फार्मा, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबके साथ में यह जो कार्यक्रम संपन्न कराने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी आप लोगों की। धन्यवाद। सर, माननीय वक्ता को उनके शानदार व्याख्यान और शंकाओं का समाधान करने के लिए धन्यवाद। सभी प्रतिनिधियों का भी आभार जिन्होंने अपने व्यस्त समय में ये समय निकाल कर इस कार्यक्रम में भाग लिया। मुझे यकीन है कि इस वार्ता ने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में आपका ज्ञान बढ़ाया होगा और हमारे इस सर्टिफिकेट कोर्स से सबको लाभ हुआ होगा। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। नमस्ते।